आइए क्लास 11 बायोलॉजी के तहत एक नए टॉपिक्स की हम चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा श्वसन। आज श्वसन रिस्पायरेशन अंग्रेजी में से कहा जाता है। हमारी बात श्वसन की आज रहेगी। तो देखिए, अगर श्वसन के बारे में कोई पूछेगा आपसे तो आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं भाई? देखो, श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाला उन भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को श्रृंखला है। और श्वसन जो होता है ना, जितने भी कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, उन सभी में श्वसन होने वाला एक भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हैं जिसमें, अब सुनना ध्यान से बाबू, जिसमें वायुमंडलीय आणविक ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है। यानी जो जो श्वसन क्रिया है, इस श्वसन क्रिया में हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी भोजन का पाचन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए संचित हो जाती है। तो हमने क्या बोला भाई? हमने ये बोला कि श्वसन की क्रिया में जो होता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लिया जाता है, फिर भोजन का ऑक्सीकरण होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। और देखिए, मनुष्य जो होता है, 1 मिनट में अगर बात करें हम, 1 मिनट में तो लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है, तो आप कहेंगे सर जी 16 से 18 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। अब देखो, श्वसन के कोई समीकरण पूछेगा तो यही है। देखिए, ये भोजन का सूत्र है। हमारे अंदर भोजन जो होता है इसी रूप में संचित रहता है, C6H12O6 के रूप में संचित रहता है। उसके बाद से ऑक्सीजन से अपनी क्रिया है, माने भोजन तो है ये C6H12O6, हमने ऑक्सीजन के लिया, जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस जल बनेगा, प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलता है और 38 ATP के अणु बनते हैं। तो हमने क्या किया भाई, ये भोजन का सूत्र है और आपने ऑक्सीजन लिया, इसका ऑक्सीकरण हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, प्लस जल और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकल गया। कुछ बात सुनिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनाक्सी श्वसन। तो अगर आप कहेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो उसको अनाक्सी श्वसन कहा जाता है। तो ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अवायु श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 2 ATP के अणु बनते हैं और 21 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि इसमें 38 ATP के अणु बनते हैं और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद से आपसे एक नया टॉपिक्स पूछा जाता है। आपने कहा है कि ऑक्सीजन के आधार पर श्वसन के 2 भागों में हमने बांटा है, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनाक्सी श्वसन। अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सी श्वसन में, तो पहला कहेंगे कि ये उच्च वर्गीय पादपों में मिलता है। जो उच्च वर्गीय माने जो यूकेरियोटिक प्रकार के पादप होते हैं उसमें ऑक्सी श्वसन मिलता है। अनाक्सी में आप कहेंगे कि यह प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, ईस्ट तथा कवक में मिलता है। यानी ये प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसमें जो होता है अनाक्सी श्वसन मिलता है। और दूसरा कह सकते हैं, ऊर्जा अधिक मात्रा में लगभग 38 ATP के अणु बनते हैं इसमें, और 677 किलो कैलोरी प्रति माने आपका इतना मोल ऊर्जा बाहर निकलता है। इसमें ऊर्जा बहुत कम मात्रा में, मात्र 27 किलो कैलोरी, और जबकि 2 ATP के अणु बनते हैं। इस क्रिया में माने ऑक्सी श्वसन में तीसरा कह सकते हैं कि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बता सकते हैं। तीसरा आप कहेंगे कि ऑक्सी श्वसन इस क्रिया के अंत में शर्करा का संपूर्ण ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। माने इसका अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जल होता है। उत्पाद का मतलब जो बनता है
जबकि जो अनाक्षिक श्वसन होता है इसके अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल यानी C2H5 OH आपका बनता है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए अक्षिक श्वसन अनाक्षिक श्वसन में क्या का अंतर होता है तो आप तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। अब जो बात आपकी रहेगी यार श्वसन अंग, तो देखो बाबू श्वसन अंग की बात करेंगे तो श्वसन अंग का मतलब वो अंग जो श्वसन में सहायता करते हैं, मुख्य श्वसन अंग होते हैं, इसी से श्वसन क्रिया संपन्न होती है व्यक्तियों में। तो देखिए भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन की क्रिया है तो भिन्न भिन्न अंग पाए जाते हैं, जिनमें कुछ है फेफड़ा, लंग्स कहते हैं अंग्रेजी में। अब देखिए कोई पूछे आपसे कि मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग का नाम बताइए, फेफड़ा। मेढक में भी श्वसन का प्रमुख अंग है फेफड़ा, पक्षी में भी श्वसन का प्रमुख अंग है फेफड़ा, छिपकली में भी श्वसन का प्रमुख अंग है फेफड़ा, घोड़ा में भी श्वसन का प्रमुख अंग है फेफड़ा। तो अच्छा ये भाई चपटे कृमि जैसे टीनिया सोलियम हो गए, चोक वगैरह हो गए, तो उसमें जो श्वसन अंग होता है वो चपटे कृमि होता है। हालांकि मेढक में भी त्वचा से वो सांस लेता है जब मिट्टी में रहता है तो, और केंचुआ भी अपनी त्वचा से क्या करता है सांस लेता है। तो त्वचा से संबंधित अगर जीव का नाम पूछे कि ऐसे जीव का नाम बताइए जो त्वचा से श्वसन क्रिया करते हैं, तो आप चपटे कृमि बता सकते हैं, मेढक बता सकते हैं, केंचुआ बता सकते हैं। क्लोन आइए, क्लोन का मतलब गिल्स, जो गल्फर जिसको कहते हैं। तो जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलास्का यानी जो जल में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोडा और मोलास्का होते हैं, उसमें जो श्वसन होता है क्लोन के द्वारा होता है। मेढक का लार्वा का मतलब होता है जब मेढक बच्चा के रूप में रहता है तब वो क्लोन के द्वारा सांस लेता है। देखो एक मेढक है 3 रूप से, जब बच्चा है तो भाई क्लोन के द्वारा लेगा, जब मिट्टी के अंदर रहेगा तो त्वचा के अंदर, जब बड़ा हो जाएगा तो फेफड़ा के अंदर। मछली में भी जो प्रमुख श्वसन अंग होता है क्लोन होता है, और जो प्राण होते हैं, प्राण भी एक मछली है, उसका भी श्वसन अंग क्लोन होता है। श्वसन नाल कीट में, जो कीट होते हैं उसे ट्रेकिया कहा जाता है, उसमें श्वसन नाल पाया जाता है, यानी श्वसन नाल के द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। समान शरीर सतह अमीबा हो गया, स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया। अमीबा, स्पंज और हाइड्रा ऐसे अंग होते हैं जिसको मुख्य रूप से अगर बात करें हम तो इसमें जो होता है ये अपना अमीबा, स्पंज और हाइड्रा जो होते हैं अपने पूरे शरीर से श्वसन की क्रिया करते हैं, पूरे शरीर से श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग आपसे पूछेगा कि मनुष्य के फेफड़ों की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या मनुष्य के अंदर होने वाला जो श्वसन होता है उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या मनुष्य के फेफड़ा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप इसका कैसे वर्णन करेंगे, अब उसी का अध्ययन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका चित्र आपको दिखा देता हूँ। देखो यही मनुष्य का श्वसन अंग का चित्र है, मनुष्य का श्वसन तंत्र है। सबसे ऊपर देखेंगे ग्रसनी पाया जाता है, ये वाला हिस्सा ग्रसनी आपको निकला हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद से आपके कंठ द्वार पाया जाता है, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं कंठ द्वार। उसके बाद से आपके श्वास नली नीचे होती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद से सिर्फ नीचे आएंगे तो श्वसनी हो जाएगी, तब ये आप 2 हिस्सा जो देख रहे हैं ये फेफड़ा आपका हो जाएगा, फिर आपका ये हृदय हो जाएगा, और ये तंतु पट का डायफ्राम, ये जो हिस्सा देख रहे हैं या तो इसको तंतु पट कहते हैं हम लोग, या डायफ्राम कहा जाता है। तो ये मनुष्य का श्वसन अंग है, श्वसन तंत्र है। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए, आप श्वसन का परिभाषा सभी लोग जान चुके होंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले इसमें नासिका या नासा मार्ग। देखो नासिका या नासा मार्ग का मतलब आपके नाक में जो 2 छिद्र दिख रहे हैं उसी का हम लोग नासिका या नासा मार्ग कहते हैं। चलिए, तो पहला जो होगा मनुष्य के फेफड़े के जो अंग है, माने जो श्वसन तंत्र का अंग है, उसमें नासिका या नासा मार्ग, ये चेहरे पर नासिका 2 बाह्य नासा छिद्रक से बाहर खुलती है। नासिका नासा गुहा में खुलती है तथा यह गुहा जैसे घुमावदार टेढ़े मेढ़े मार्ग नासा मार्ग में खुलती है। नासा मार्ग सिलिया युक्त श्लेष्मक कला से ढका रहता है। इसकी कोशिकाएं
श्लेष्मा स्रावित करती है। नासा मार्ग पीछे ग्रसनी में खुलता है, जहाँ उपस्थित रोम तथा श्लेष्मा द्वारा वायु को निस्यंदन किया जाता है। निस्यंदन का मतलब होता है छानना, माने वायु में जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं या जो भी धूल के कण होते हैं ना, उसको छानने का कार्य करता है। तो देखो यही तो है आपके पास, ये ग्रसनी में आकर के जो नासा मार्ग है वो खुल रहा है। नासा मार्ग का मतलब होता है जहाँ से आप वायु को लेकर के आ रहे हैं। अब हमारे पास आ रहा है ग्रसनी, तो देखिए नासा मार्ग से जो वायु होती है गले में स्थित ग्रसनी में आती है। ग्रसनी में वायु नाल तथा ग्रास नाल दोनों खुलते हैं। वायु नाल के छिद्र को घाटी द्वार कहते हैं। इन पर एक ढक्कन के समान संरचना पाई जाती है। इस ढक्कन रूपी संरचना को घंटी घंटी ढापन कहते हैं। ये भोजन करते समय भोजन को कणों को वायु नाल में जाने से रोकता है। मान इसकी संरचना देखिए इस टाइप से होता है। जब आप खाना खाएंगे तो बंद हो जाता है, और जब सांस लेंगे तो खुल जाता है। तो इस तरीके से दोनों आपके कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो ग्रसनी जस्ट आपने देखा है सर जी, ग्रसनी यहीं पर है, यही ग्रसनी आपकी है। उसके बाद से वायु नाल आता है यार। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा तथा 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की उपस्थिति छल्लेनुमा नली है। यह निम्न दो भागों से बना होता है, एक कंठ या स्वर। यह वायु नाल का अगला बक्सेनुमा भाग है, जो उपास्थि को बनी 3 प्रकार की 4 प्लेटों से मिलकर बना होता है। देख लेना, ये जो कंठ होता है 4 प्लेटों से मिलकर बना होता है। इसमें गुहा को कंठकोश कहते हैं। कंठकोश में 2 जोड़ी वाक रज्जु होते हैं। इन वाक रज्जु में चलिए तो क्या करें इसमें कि इन वाक रज्जुओं में कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इस कारण इसे ध्वनि उत्पादक अंग भी कहते हैं। किसको? वाक रज्जु को। हमारे गले में कंठ की उपास्थि ही उभार के रूप में होती है। इसे टेटुआ भी कहते हैं। जो उभार के रूप में देखते हैं इसको हम लोग टेटुआ भी कहते हैं। इसे है इस तरीके से, इसको हम लोग टेटुआ भी कहते हैं। इसका दूसरा भाग जो होता है श्वास नली, ये गर्दन की देखिए श्वास नली है, ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा। तो यह गर्दन की पूरी लंबाई में फैली रहती है। पूरा जो गर्दन देखते हैं पूरा लंबाई में फैली रहती है। और इसका कुछ भाग वक्ष गुहा छाती में भी पहुंचता है। इसकी दीवारें पतली लचीली तथा सी आकार की उपास्थि में निर्मित होती है। अच्छा, इसमें इसकी उपस्थिति में निर्मित 16 से 20 अधूरे छल्ले से बनी होती है। यह छल्ले श्वास नली में वायु न होने पर इसे पिचकने में रोकते हैं। श्वास नली वक्ष गुहा में आकार 2 शाखाओं श्वसनलियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी तरफ के फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात अनेक छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और भी कह सकते हैं कि प्रत्येक श्वसनिकाएं अंत में फुफ्फुस के वायु कोशों में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार श्वास के समय ली गई वायु नासिका से वायु कोशों में पहुंच जाती है। उसके बाद से जो मुख्य श्वसन अंग होता है यार, वो होता है फेफड़ा। तो सुनो, फेफड़ा या फुफ्फुस ये प्रमुख श्वसन अंग है। ये वक्ष गुहा में हृदय के पार्श्व में स्थित कोमल और लचीला अंग है। प्रत्येक फेफड़ा के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त गुहा होती है, जिसे फुफ्फुस गुहा कहते हैं। झिल्लियों के फुफ्फुस आवरण कहते हैं। एवं इससे एक लसदार तरल पदार्थ होता है, जिससे फुफ्फुस आवरण या तरल पदार्थ फेफड़ा की रक्षा करता है। एक जोड़ी फेफड़ा यानी मनुष्य में लगभग एक जोड़ी माने दो फेफड़ा पाए जाते हैं। दायां फेफड़ा बाएं से अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, यानी जो दायां वाला फेफड़ा होता है वो बाएं की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। यह अधूरी खांच द्वारा 3 पिंडों से विभक्त होता है। बायां फेफड़ा एक ही अधूरी खांच द्वारा 2 पिंडों में बटा रहता है। इस खांचों के अतिरिक्त फेफड़े के बाहरी सतह तथा चिकने होते हैं। फेफड़ा स्पंजी और असंख्य वायुकोशों में विभक्त होता है। प्रत्येक वायुकोश सल की उपकला से बनी होती है, जिसके बाहरी सतह पर रुधिर कोशिकाएं का जाल फैला रहता है। यह फुफ्फुस धमनी के अत्यधिक शाखान्वित होने से बनता है। रुधिर कोशिकाएं फेफड़े की गुहा में स्थित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण द्वारा आदान प्रदान होता रहता है। तो आज हम लोग ने श्वसन का पहला दिन देखा। बाकी जो इसके टॉपिक्स होंगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।